Hello everyone and welcome to the EduTap हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं आज का हमारा स्थापना सेशन वेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द टॉपिक ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ये जो हमारा स्थापना सेशन है, इन्वायरमेंट का स्थापना सेशन है, सैटरडे को मॉर्निंग में 10 AM आप लोग जो है देखते हैं। और इस स्थापना सेशंस में हम आपके साथ इन्वायरमेंट के माइक्रो टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स और उनके रिविजन हम आपके साथ कर सकें और उनसे जुड़े कुछ MCQs भी आपके साथ सॉल्व कर सकें। राइट, सो इस वीडियो को भी मैं आपके साथ स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे चैनल के ऊपर जो कंटेंट अवेलेबल है उससे अपनी प्रिपरेशन के अंदर अगर मदद मिल रही है सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इस वीडियो से भी जो रिवीजन हो रही है, जो कंटेंट मिल रहा है, अगर आपको उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, मदद मिल रही है, तो इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, बिकॉज ऑल दीज वीडियोज़ दैट वी आर प्रोवाइडिंग ऑन द यूट्यूब चैनल, ये सारी वीडियोज़ आपको इनके PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और इन PDFs को यूज़ करके आप अपनी रिविजन्स को आगे जो है बढ़ा सकते हैं और एग्जाम से पहले इन क्रिस्प PDFs को अपनी रिविजन के नोट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट अस नाउ स्टार्ट विद द सेशन टुडे। वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द नेशनल पार्क्स। सो इंडिया के नेशनल पार्क्स को हम एक सीरीज ऑफ स्थापना लेक्चर्स के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज ये सीरीज का ये पहला लेक्चर होगा। मैं आपके साथ नेशनल पार्क्स के बिल्कुल बेसिक्स जो हैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो इंडिया के 3 सबसे बड़े नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में भी आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। अगर मैं नेशनल पार्क्स की बात करूं तो उससे पहले हम सभी लोगों को ये समझ लेना चाहिए दैट इन इंडिया देयर आर अ वैरायटी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। ऐसे एरियाज हैं इंडिया के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड एरियाज के तौर पे डिक्लेयर किए गए हैं, यानी कि उनको सुरक्षा दी गई है, उनको प्रोटेक्शन दी गई है वहां के नेचर को, वहां के एनिमल्स को, फ्लोरा को और फौना को कंजर्व करने के लिए। तो ऐसे कुछ अगर हम एरियाज की बात करें जिनको लीगल प्रोटेक्शन मिलता है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का हमारा एक्ट है, ठीक है। और इस एक्ट के अंदर हमने लीगली कानून बना करके बहुत सारे एरियाज को प्रोटेक्शन दी है, जिसमें हमारे नेशनल पार्क्स आते हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स उसके अंदर इंक्लूडेड हैं और इसके साथ ही हमारे टाइगर रिजर्व्स भी इंक्लूडेड हैं। राइट, इन सभी प्रोटेक्टेड एरियाज को लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, यानी कि कानून के हिसाब से ये लोग इनको प्रोटेक्ट किया गया है। कानून में, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून में सारी प्रोविजंस डाली गई हैं कि इनको, इन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कानून होंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, और अगर कोई पर्सन इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करता है तो उसको क्या सजा मिलेगी। राइट, in addition to these areas there are other protected areas also like biosphere reserves, ramsar wetland sites, natural world heritage sites, key biodiversity areas, important bird areas, important coastal and marine biodiversity areas, biodiversity heritage। ये जितने एरियाज हैं, These areas are not given legal protection in India, लेकिन इनको कंजर्वेशन के लिए हम अक्सर यूज करते हैं अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस। इन एरियाज को डिमार्केट करते हैं ये दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कि इन एरियाज में कोई बहुत अच्छी इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है या इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन की जरूरत है। जैसे हम जानते हैं रामसार वेटलैंड्स को रामसार कन्वेंशन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हम जो नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं उनको यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं, बायोस्फीयर रिजर्व को गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करती है, लेकिन इनको रिकॉग्नाइज करने का जो काम है वो भी यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। राइट, की बायोडाइवर्सिटी एरियाज, इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज को जो है वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल डिक्लेयर करता है। की बायोडाइवर्सिटी एरियाज को भी जो अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा रिकमेंडेशन में जो है इनको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो ऑल दीज आर डिफरेंट एरियाज। इन एरियाज में से नेशनल पार्क्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको कानूनन यानी कि लीगल तरीके से सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई है। तो नेशनल पार्क है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मैंने आपके सामने यहां पर दे दी है। ध्यान से इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। एनी एरिया इट कैन बी नोटिफाइड एज अ नेशनल पार्क बाय द स्टेट गवर्नमेंट to be constituted as a national park by reason of its ecological, faunal, floral, geomorphological or zoological association or significance or importance needed to for the purpose of protecting and propagating or developing wildlife therein or the environment। तो ये बिल्कुल एक लीगल डेफिनेशन है। नेशनल पार्क्स को हम क्या डिफाइन करते हैं लेमन लैंग्वेज में अगर हम देखें तो इंडिया के किसी भी ऐसे एरिया में जहां पर इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल यानी कि एनिमल्स या प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी की वजह से या इकोलॉजी बहुत वहां पर डेवलप्ड है इसकी वजह से, या फिर जियोमॉर्फोलॉजिकल
जो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उससे जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेयर एविडेंसेस वहाँ पर शायद हमें मिलते हैं इस वजह से, या फिर जूलॉजिकल जहाँ पर एनिमल्स के आपस की जो इंटरेक्शन है वो बहुत रेयर हैं। इसमें से किसी भी इंपॉर्टेंस की वजह से हम इंडिया के किसी भी एरिया को नेशनल पार्क के तौर पे नोटिफाई कर सकते हैं। नोटिफाई का मतलब है कि एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाएगी। इसमें पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होगा, स्टेट लेजिस्लेचर का यानी विधानसभा का या पार्लियामेंट का, संसद का कोई रोल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपने ज्यूरिसडिक्शन में, अपने टेरिटरी में किसी भी एरिया को नोटिफाई करके उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये काम कर सकता है फॉर यूनियन टेरिटरीज। जो टेरिटरीज यूनियन टेरिटरीज हैं यानी कि वो एक तरीके से होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, उनके लिए ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। एक बार ये जो एरियाज नोटिफाई कर दिए गए, गवर्नमेंट के द्वारा इनको डिक्लेयर कर दिया गया कि नेशनल एरियाज हैं, तब उसके बाद उनको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है, राइट। उसके बाद इस्टेब्लिश होने के बाद, नोटिफाई होने के बाद, अगर उन एरियाज को एबॉलिश करना है, यानी कि अब उनको नेशनल पार्क्स का स्टेटस ऑलरेडी मिल चुका था, उससे अगर हटाना है या फिर उनकी बाउंड्रीज को चेंज करना है, उसकी बाउंड्रीज को बड़ा या छोटा करना है, तब हमें पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। ठीक है, इसको भी हम आगे देखेंगे। इसके साथ ही आपको हमें पता चल गया कि डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन याद रखेंगे। इसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कैटेगरी 2 की प्रोटेक्शन देता है हमारे सभी नेशनल पार्क्स को। इसका मतलब है क्या है, ये डेफिनेशन मैंने आपके लिख दी है कि वो एरियाज जो कि लार्ज एरियाज हैं, एरिया बड़ा होना चाहिए, नेचुरल और नियर नेचुरल यानी कि पूरी तरीके से प्राकृतिक हैं या ह्यूमंस का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस वहाँ पर नहीं है, विच आर सेट असाइड टू प्रोटेक्ट लार्ज स्केल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स फॉर इन्वायरमेंटली कल्चरली कंपैटिबल स्पिरिचुअल साइंटिफिक एजुकेशनल रिक्रिएशनल और विजिटर अपॉर्चुनिटीज। तो इन एरियाज को नेशनल पार्क बोला जाता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे अलॉन्ग विद द अंडरलाइंग इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो ये एक तरीके से इन सीटू कंजर्वेशन का तरीका है कि जहां पर बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम ओरिजिनली एग्जिस्ट करते हैं उनको वहीं पे कंजर्व करने की कोशिश की जाए। जैसे कि एक्स सीटू कंजर्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, उनकी ओरिजिनल लोकेशन से डिस्प्लेस करके, हटा करके हम चिड़ियाघर यानी जू के अंदर या लेबोरेटरीज के अंदर या बोटेनिकल पार्क्स के अंदर उन स्पीशीज को कंजर्व करते हैं ह्यूमन की केयर में, ह्यूमन देखरेख में। लेकिन इन सीटू में हम नेचुरल इकोसिस्टम को उसकी ओरिजिनल लोकेशंस में प्राकृतिक अवस्था में ही उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमें नेशनल पार्क की डेफिनेशन तो पता चल गई। इसके फीचर्स अब यहाँ पर बहुत ध्यान से आप लोग याद कर लीजिए। नेशनल पार्क का सबसे पहला फीचर है कि यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल अलाउड नहीं होती है। जैसे कि वहाँ पर जाके लकड़ी काटना, पेड़ों को काटना, या फिर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिसमें उन आसपास के नेशनल पार्क के पेड़ों से हम किसी तरीके के फल, फूल या फिर उनकी रूट्स को, ट्यूबर्स को कलेक्ट करते हैं, बैम्बू यानी बांस को कलेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। ग्रेजिंग अपने कैटल का, चाहे वो गोट, शीप, काउस, बफलोज हो, उसकी ग्रेजिंग अलाउड नहीं होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज किसी भी फॉर्म में अलाउड नहीं की जाती हैं नेशनल पार्क्स में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स में डिफरेंस क्या है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लिमिटेड लेवल पे ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड होता है, लेकिन नेशनल पार्क्स में बिल्कुल कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। लेकिन एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शंस वो एक्टिविटी अलाउ की जाएंगी जिसको उस राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने परमिशन दे रखी हो। ठीक है, हर स्टेट का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जैसे हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जब आप क्लियर करते हैं, वहां पर आप ऑफिसर बनते हैं, तो हाईएस्ट रैंक जो आपको स्टेट में मिलती है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है। और इनकी परमिशन अगर आपके पास हैं तब आप ह्यूमन इंटरफेरेंस वहां पर थोड़ी बहुत कर सकते हैं। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वहां पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड हो चुकी हैं, क्योंकि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने कुछ सहूलियतें दे रखी हैं कि अगर आप फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाए बिना फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकते हो, टिम्बर कलेक्ट कर सकते हो, तो वो अलाउड है। ठीक है, इसी तरीके से टूरिज्म होता है नेशनल पार्क्स के अंदर, तो वो टूरिज्म क्यों हो पाता है, ह्यूमन एक्टिविटी है लेकिन क्यों हो पाती है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ वार्डन ने उसकी परमिशन दे रखी है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज ध्यान रखनी है, कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं है अनलेस इसको परमिशन ना मिली हो। ठीक है, नेक्स्ट, प्री एग्जिस्टिंग राइट्स एक्सरसाइज्ड बाय द एलिजिबल शेड्यूल ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनके राइट्स रिकॉग्नाइज किए जाते हैं FRA 2006 के एक्ट से।
फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक्ट है। इस एक्ट में क्या कहा गया है कि जो भी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो बहुत सालों से फॉरेस्ट के अंदर ही रहती आ रही हैं, फॉरेस्ट के ही रिसोर्सेज को यूज करती आ रही हैं, तो उन कम्युनिटीज के राइट्स को, उनके अधिकारों को हम वंचित नहीं रख सकते। हमने नेशनल पार्क बना दिया, नेशनल पार्क बना दिया मतलब नोटिफाई कर दिया कि नेशनल पार्क आज से ये एरिया बनेगा। हिमाचल में हमने बहुत सारे एरियाज को नेशनल पार्क्स के तौर पे नोटिफाई कर रखा है। एक बार नोटिफाई कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो पिछले सैकड़ों हजारों सालों से जो लोग रह रहे थे, जो ट्राइबल्स रह रहे थे या और दूसरे कम्युनिटीज के लोग रह रहे थे और उन फॉरेस्ट को यूज कर रहे थे, क्या उनको हम वहां से तुरंत निकाल देंगे? क्या उनके अधिकार उस फॉरेस्ट के ऊपर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, जो नेशनल पार्क को डिक्लेयर करने से पहले, नोटिफाई करने से पहले जो लोग वहां ऑलरेडी रह रहे थे, जो लोग ऑलरेडी उनके विलेजेस थे या वो एग्रीकल्चर कर रहे थे या वो अपनी भेड़ें चरा रहे थे या फिर वो दूसरी ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे थे, अगर वो ऐसा कुछ काम कर रहे थे, उनके कुछ जमीन पे राइट थे, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लेकिन नोटिफाई होने के बाद, नेशनल पार्क डिक्लेयर होने के बाद नए लोगों को वहां पर जो है राइट्स नहीं दिए जाएंगे, बाहर से किसी को भी उठा करके वहां पर राइट्स नहीं दिए जा सकते। तो ये दो एक्सेप्शंस आपको जरूर माइंड में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट अप, एक बार स्टैब्लिश हो जाता है नेशनल पार्क तो इसकी बाउंड्रीज को अगर चेंज करना है तो उसके लिए लेजिस्लेचर की रेजोल्यूशन चाहिए होती है। अगर वो नेशनल पार्क को स्टेट गवर्नमेंट ने, हिमाचल की फॉर एग्जांपल, अगर नोटिफाई करके बोला कि ये जो हमारा एरिया है इसको आज से हम पिन वैली नेशनल पार्क बोल देंगे, तो उस नेशनल पार्क की बाउंड्रीज को चेंज करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है या फिर उस नेशनल पार्क को खत्म कर देना है, तब वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से नहीं कर सकती, उसको विधानसभा से एक प्रस्ताव को पारित करवाना पड़ेगा, एक रेजोल्यूशन को पास करवाना पड़ेगा। एक तरीके से सिंपल मेजॉरिटी से सभी जो लेजिस्लेचर के लोग हैं वो यस में वोट करेंगे, तब ये काम हो सकता है, ठीक है। अगर वो नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया था, नोटिफाई किया गया था यूटी के अंदर, तो ये काम पार्लियामेंट के द्वारा करवाना पड़ेगा। क्लियर हो चुका है? तो ये हमारे कुछ फीचर्स हो गए। इसके बाद कोई भी बाउंड्रीज में अगर चेंज करना है नेशनल पार्क की, स्टेट गवर्नमेंट को भी अगर चेंज करना है या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चेंज करना है, तो उसको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाई गई अथॉरिटी है। इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन होते हैं और उनके पास प्रस्ताव जाता है कि हम इस नेशनल पार्क को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं। अगर वो मंजूरी देते हैं तभी वो प्रस्ताव लेजिस्लेचर में लेकर जाया जा सकता है और फिर लेजिस्लेचर में पास होने के बाद वो बाउंड्रीज जो है चेंज हो सकती है। क्लियर हो गया? नाउ लेट अस नाउ टॉक अबाउट दी इंडियाज नेशनल पार्क। जो हमारे अर्लीस्ट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो 1936 में, यानी कि कॉलोनियल टाइम में ही इंडिया का पहला नेशनल पार्क एस्टैब्लिश किया गया था बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स और उसका नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क उस समय उत्तराखंड नहीं था, लेकिन आज का जो प्रेजेंट उत्तराखंड है वहां पर जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसको ही स्थापित किया गया था। वो इंडिया का पहला नेशनल पार्क था इन द ईयर 1936। लेकिन बाद में जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमने 1954 में इसका नाम कर दिया रामगंगा नेशनल पार्क, इन दी ईयर 1954, और इसको बाद में चेंज करके 1956 में हमने नाम दे दिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इंडिया का सबसे पहला स्थापित हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? 1936 का हेली नेशनल पार्क, जिसको आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया है और 1972 के बाद सभी नेशनल पार्क्स को हमने लीगल प्रोटेक्शन दे दिया, कानूनन उनको जो है सुरक्षा दे दी। लेकिन इससे पहले भी नेशनल पार्क्स इंडिया के अंदर एक दो थे जिनको अलग अलग लॉज के अंदर बनाया गया था, लेकिन इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद इन सभी नेशनल पार्क्स को एक ही कानून WPA 1972 के अंदर प्रोटेक्शन दे दी गई है, ठीक है। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं इस वीडियो बनने तक, इंडिया में अराउंड 106 नेशनल पार्क्स हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, और इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 1.33% नेशनल पार्क्स के अंदर आता है। इसमें दिहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क, आसाम के दोनों नेशनल पार्क्स हैं, ये न्यूएस्ट नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के, सबसे नए नेशनल पार्क्स में से एक है, ठीक है। इसी के साथ इंडिया के टॉप 10 लार्जेस्ट नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। हेमिस नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है, सब इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, 4400 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग एरिया है हेमिस नेशनल पार्क का। डेजर्ट नेशनल पार्क उसके बाद आता है 3162 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है, गंगोत्री उसके बाद आता है उत्तराखंड में, नमदाफा इन अरुणाचल प्रदेश एट 4th नंबर, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम का 5th नंबर पे, गुरु घासीदास जिसको संजय गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, ये 6th नंबर पे है। 7th में हमारा गिर नेशनल पार्क है जो गुजरात में है, लॉयंस के लिए, एशियन लॉयंस के लिए फेमस है।
सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल का 8 नंबर पे, जिम कॉर्बेट 9 नंबर पे और इंद्रावती नेशनल पार्क 10 नंबर पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो नंबर्स हैं, रैंकिंग्स जो हैं, सॉरी, ये चेंज हो सकती हैं, क्योंकि ये जो नेशनल पार्क की बाउंड्रीज हैं, इनको अक्सर चेंज किया जाता रहता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। उनको कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, उनका कोई दूसरा प्रोजेक्ट होता है, तो उसको छोटा बड़ा वो लोग करते रहते हैं। लेकिन एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो ये जो टॉप 3 नेशनल पार्क हैं, इनमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा क्योंकि इनका एरिया काफ़ी बड़ा है। और बाकी जो उसके बाद के नेशनल पार्क्स हैं, 4th से लेकर 10th और उससे नीचे वाले, इनके एरियाज आसपास हैं, तो उनमें कोई चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो इस रैंकिंग को आप बहुत सीरियस नहीं लेंगे, सिवाय टॉप 3 नेशनल पार्क के, जिसमें हमारा सबसे बड़ा नेशनल पार्क आता है हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख में लोकेटेड है। ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, लद्दाख के रीजन में लोकेटेड है, यानी कि हिमालयाज के भी नॉर्दर्न पोर्शन में लोकेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज दी लद्दाख रीजन। जम्मू कश्मीर का ये हमारा पूरा रीजन है। यहाँ पर हमारी जास्कर रेंज आती है, और जास्कर रेंज के नॉर्थ में और लद्दाख रेंज के साउथ में हमारा ये हेमिस नेशनल पार्क का पूरा एरिया लोकेटेड है। ठीक है, ये आपको मैप में क्लियर रहेगा। इसके बाद ये इंडिया का ओनली नेशनल पार्क है जो कि हिमालयस के भी नॉर्थ में लोकेटेड है, यानी ट्रांस हिमालयन रीजन से भी नॉर्थ में लोकेटेड है। इट इज द लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिगुअस प्रोटेक्टेड एरिया। कॉन्टिगुअस प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब क्या है? कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि प्रोटेक्टेड हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, और उसको हम कुल मिला के बोल देते हैं ये कॉन्टिगुअस या कॉन्टिन्यूअस प्रोटेक्टेड एरिया है। तो इंडिया का लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो नंदा देवी नेशनल पार्क है, क्योंकि नंदा देवी नेशनल पार्क के पास आपका वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी है, उसके बाद आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है नंदा देवी का। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो मिल करके एरिया जो है बड़ा हो जाता है हेमिस से। लेकिन हेमिस नेशनल पार्क की सिर्फ अगर बात करेंगे या सिर्फ एक प्रोटेक्टेड एरिया की बात करेंगे, तो हेमिस नेशनल पार्क इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क और सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है, लद्दाख के अंदर लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट स्पीशीज आपको पता होनी चाहिए, स्नो लेपर्ड के मामले में ये सबसे फेमस नेशनल पार्क है। पूरे वर्ल्ड में स्नो लेपर्ड्स की अगर डेंसिटी की बात करें, पर एरिया कितने स्नो लेपर्ड रहते हैं इस एरिया में, तो सबसे ज़्यादा आपको हेमिस में मिलते हैं। इसके अलावा अर्गाली, ब्लू शीप या जिसको भड़ाल बोलते हैं, शापू, ये अर्गली इज दी माउंटेन गोट और माउंटेन शीप, माउंटेन गोट नहीं माउंटेन शीप बोलेंगे। अर्गली माउंटेन शीप है, पूरे तिब्बत के और हिमालयस के रीजन में मिलती है। भड़ाल ब्लू शीप है, और शापू जो है इसको टिबेटन शीप बोल देते हैं। तो ये जो शीप्स हैं यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और जो स्नो लेपर्ड है इसके शिकार यानी इसका जो प्रे बेस है वो इन्हीं शीप से आता है। इसके अलावा हिमालयन वुल्फ यहाँ पर देखने को मिलेगा, हिमालयन मार्मोट देखने को मिलेगा, गोल्डन ईगल, हिमालयन ग्रिफॉन, दीज आर इंपॉर्टेंट वल्चर स्पीशीज हिमालयन ग्रिफॉन की। इसके साथ यूरोपियन वुल्चर, हिमालयन वुल्चर, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड गोल्डन ईगल की जो स्पीशीज है, हिमालयन ईगल भी इसको बोला जाता है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इंडस रिवर, मारखा रिवर, सुमदा रिवर, रुम्बाक रिवर, दीज आर इंपॉर्टेंट रिवर्स विच आर फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया। इसमें मारखा, सुमदा एंड रुम्बाक, दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। ठीक है, एंड ये जास्कर रेंज से ओरिजिनेट होने वाली ये रिवर्स हैं और जाके इंडस रिवर में मिलती हैं, और ये पूरा रीजन इसके कैचमेंट एरिया में पड़ता है। नेक्स्ट कम्स योर डेजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान। बिल्कुल वेस्टर्न राजस्थान में आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं बाड़मेर की और जैसलमेर की, वहां पर आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एनिमल्स एंड प्लांट्स के 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं इस डेजर्ट एरिया में। इसमें डायनासोर्स के फॉसिल्स हमें डिस्कवर हुए हैं, बहुत सारे एंशिएंट प्लांट फॉसिल्स हमें यहाँ पर डिस्कवर हुए हैं। इन एडिशन टू दिस अगर मैं स्पीशीज की बात करूँ, यहाँ पर जो सबसे फेमस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडिया का क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज, जो आज के समय अगर देखा जाए तो डेजर्ट नेशनल पार्क के अलावा किसी दुनिया की दूसरी लोकेशन में देखने को नहीं मिलता है। डेजर्ट नेशनल पार्क में इसकी सबसे अच्छी पॉपुलेशन है। थोड़ी बहुत पॉपुलेशन जो है वो मध्य प्रदेश के कुछ पार्क्स में भी देखने के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये अभी भी ऑफिशियल नहीं है। डेजर्ट नेशनल पार्क में अच्छी खासी पॉपुलेशन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। इसके अलावा चिंकारा, जिसको हम गजल बोलते हैं, या फिर राजस्थानी जो लैंग्वेज है वहाँ पर इसको चिंकारा बोला जाता है, और इंडियन गजल बोला जाता है इसको। ये एक हिरण यहाँ पर बहुत कॉमनली मिलता है। ब्लैक बक यानी काला हिरण यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। डेजर्ट फॉक्स भी यहाँ पर आपको जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इंडियन ग्रे वुल्फ इज ऑल्सो सीन हियर। इंडियन ग्रे वुल्फ इज अ सब स्पीशीज ऑफ ग्रे वुल्फ, जो कि इंडिया के सेंट्रल यानी हिमालय से साउथ के हिस्से में मिलती है। वुल्फ की स्पीशीज की अगर हम बात करें, भेड़िया स्पीशीज की, तो हिमालयाज में देयर इज अ सेपरेट स्पीशीज, इसको हिमालयन वुल्फ बोलते हैं, और ग्रे वुल्फ आपको हिमालय के साउथ में देखने को मिलती है डेजर्ट नेशनल पार्क में भी। ठीक है, नेक्स्ट अप हमारा थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क इज दी गंगोत्री नेशनल पार्क।
गंगोत्री नेशनल पार्क नॉर्दर्न उत्तराखंड में लोकेटेड है, ठीक है, उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड की, वहां पर आपका लोकेटेड है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल तिब्बत के साथ जो बॉर्डर है, चाइना के साथ जो बॉर्डर है, वहां पर आपका गंगोत्री नेशनल पार्क लोकेटेड है। इसके आसपास के रीजन्स में देखिए बहुत प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। गोविंद नेशनल पार्क, इसको गोविंद पशु विहार भी बोल देते हैं, ठीक है, गोविंद नेशनल पार्क लोकेटेड है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क मैंने आपको बताया, नंदा देवी नेशनल पार्क मैंने आपको बताया, केदारनाथ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड की, ये भी यहाँ पर लोकेटेड है। अस्कोट सेंचुरी अगेन हाई ऑल्टीट्यूड उत्तराखंड के रेंजेस में नेपाल बॉर्डर के साथ आपकी लोकेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट सारे प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं उत्तराखंड के बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क है, यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहिए जो गौमुख ग्लेशियर है जहाँ से गंगा का ओरिजिन होता है वो भी यहीं पर लोकेटेड है। देन यहाँ पर आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स, एल्पाइन मेडोज एंड ग्लेशियर्स, पूरा जो एल्पाइन हिमालयन इकोसिस्टम है वो देखने को मिलता है। और इंपॉर्टेंट स्पीशीज में स्नो लेपर्ड अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज। मस्क डियर की सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉपुलेशन है वो आपको इन सेंचुरीज में मिलती है। गंगोत्री, गोविंद, वैली ऑफ फ्लावर, अस्कोट, नंदा देवी एंड केदारनाथ, ये नॉर्दर्न हिस्से में आपका मस्क डियर देखने को मिलता है। साउथ में नहीं मिलेगा, राजाजी में, कॉर्बेट में, यहां पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे ज्यादा मस्क डियर। मस्क डियर हायर हिमालयस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारे एशियन ब्लैक बियर, ब्लू शीप जिसको मैंने कहा भड़ाल है, हिमालयन तार, दिस इज और हिमालयन तार अगेन अ गोट स्पीशीज, एंड हिमालयन दिस इज ब्लू शीप एंड दिस इज हिमालयन ग्रिफॉन अ वल्चर स्पीशीज विच इज फाउंड इन दी हायर रेंजेस ऑफ हिमालयस इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। सो नाउ दीज आर दी 3 लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है दोस्तों। अब कुछ क्वेश्चंस को चलिए हम लोग आंसर करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके आप लोग मुझे यहाँ पर बताने वाले हैं। स्टेटमेंट 1 सेज द इन सीटू कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर वाइल्ड लाइफ स्टार्टेड इन इंडिया आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इंडिया में इन सीटू कंजर्वेशन अभी हमने देखा था कि ओरिजिनल प्लेस पे जो भी नेचर है या इकोसिस्टम है या एनिमल स्पीशीज है उनको उनके ओरिजिनल स्पेस पे कंजर्व करना, ये इन सीटू कंजर्वेशन होती है। इसको 1972 के WPA एक्ट के बाद स्टार्ट किया गया है। लेकिन अभी हमने देखा कि नहीं यार, 1936 में ही हमने पहला नेशनल पार्क बना दिया है, 1954 में हमने उसको रामगंगा कर दिया, 1956 में हमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया। तो 72 के बाद सारी इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं, ये बात तो गलत है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड एज हेली नेशनल पार्क इन द शिवालिक रेंजेस ऑफ हिमालयस। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा बनेगा ऑप्शन बी, क्योंकि हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड के शिवालिक रेंजेस में ही बना हुआ नेशनल पार्क है, लोअर हिमालयस में बना हुआ नेशनल पार्क है। और ये 1936 में स्टैब्लिश हो गया था, 72 से पहले स्टैब्लिश हो गया था। इनफैक्ट 72 से पहले इंडिया में 3-4 नेशनल पार्क्स ऑलरेडी बन चुके थे अलग अलग रीजन्स में, जिनको 72 के बाद हमने लीगल प्रोटेक्शन दे दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इंडिया के नेशनल पार्क्स के बारे में कौन सी यहां पर स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट, डेजर्ट नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। सो ये पहली स्टेटमेंट ही यहां पर हमारी रॉन्ग हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हमारा हेमिस, ठीक है। बी स्टेटमेंट देखते हैं, हेमिस नेशनल पार्क इज द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया सस्टेनिंग स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन। नाउ दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हेमिस नेशनल पार्क इज द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया सस्टेनिंग स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन, दिस इज रॉन्ग। हेमिस में सबसे ज्यादा आपको स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन देखने को मिलती है, बट इकलौता नेशनल पार्क है ऐसा गलत है, ठीक है। बाकी नेशनल पार्क्स में भी हमारे स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन हैं, जैसा अभी हमने देखा कि गंगोत्री नेशनल पार्क हो या गोविंद पशु विहार हो, वहां भी हमें स्टेटमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर मुझे लगता है कि मेरी गलती की वजह से 2 स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इनसाइड नेशनल पार्क्स अनलेस परमिटेड बाय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, दिस इज करेक्ट। कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अगर परमिशन ना दे तो कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती है नेशनल पार्क्स के अंदर। एंड ऑप्शन डी सेज द नेशनल पार्क्स आर कैटेगराइज्ड एज कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज बाय IUCN के द्वारा कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज का स्टेटस दिया जाता है नेशनल पार्क्स को, दिस इज करेक्ट। सो अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करूं तो यहां पर हमारा आंसर ए या बी में से कोई एक हो सकता है। मैं यहां पर आंसर को चेंज करके अगर इसको यहां पर हेमिस कर देते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर बन जाता है ऑप्शन बी। बट आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स यहां पर हमारी 2 थी। इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क हेमिस है, और हेमिस इज नॉट द ओनली नेशनल पार्क जहां पर हमें स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। बाकी उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स में, इवन अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स में भी हमें स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द 2 स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। Statement number 1, Desert National Park is spanning across 2 districts in state of Rajasthan. This is correct. Jaisalmer
एंड बाड़मेर, दीज आर द 2 डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान जहां पर आपका डेजर्ट नेशनल पार्क जो है नोटिफाई किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज वन ऑफ द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड के वन ऑफ द लास्ट प्लेसेस में से, वन ऑफ द लास्ट रेफ्यूजेस में से एक है ये नेशनल पार्क। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। अब ये क्वेश्चन देखिए, ऑलरेडी कुछ एग्जामिनेशन में पूछा गया ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन द नेचुरल हैबिटेट। मस्क डियर यानी कि जो कस्तूरी मृग होता है, जिसकी अभी हमने बात की कि हायर लोकेशंस ऑफ हिमालय से मिलता है, उसको नेचुरल हैबिटेट में आप कहाँ देखने के सबसे ज़्यादा चांस हैं? आंसर्स ऑप्शंस देखिए, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मानस नेशनल पार्क। नाउ हमने अभी ऑलरेडी देख लिया कि गंगोत्री में मस्क डियर की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है, और आपको अगर ये पता है कि मस्क डियर इज फाउंड इन दी हायर हिमालयाज, तो उसके बाद आप ऑलरेडी यहां से मानस को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि मानस नेशनल पार्क आसाम के तराई रीजन में लोकेटेड है, फुटहिल्स ऑफ हिमालयस में लोकेटेड है, वहां पर आपको नहीं मिलेगा मस्क डियर। तो ऑप्शन 4 को एलिमिनेट कर दीजिए, और ऑप्शन 2 हमारे आंसर में इंक्लूडेड होना ही चाहिए। तो अब मेरे पास ए और बी, ये 2 ऑप्शन रह गए। ए और बी में मुझे अब ये बताना है कि 1 और 3 में से क्या करेक्ट होना चाहिए, और यहां पर आपको ये देखना होगा कि अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अगेन लोकेटेड इन हायर हिमालयास, देयरफॉर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2 किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, एक हमारी जो है उत्तराखंड के ही लोअर हिमालयस में लोकेटेड है, और दूसरी बिहार में एक किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन इन दोनों में आपको मस्क डियर की पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये स्थापना सेशन यहां पर कंक्लूड होता है। नेक्स्ट स्थापना सेशन के अंदर मैं आपके साथ एक एक करके इंडिया के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं उनकी डिस्कशन करता रहूंगा, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लुक एट द नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, और उनसे जुड़ी खास बातें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, और उनसे जुड़े क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व किए जाएंगे। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग। जय हिंद एंड जय भारत।